Hello everyone, welcome to my YouTube channel, All You Need to Know. In this video, I'm going to tell you about refraction. Refraction क्या होता है? The fact or phenomena of light, radio waves etc. being deflected. ठीक है, मतलब जो लाइट रे है या कोई रेडियो वेव है उसका डिफ्लेक्ट होना इन पासिंग ऑब्लिकली, जब वो ऑब्लिकली किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो रही हो, ठीक है, जिनकी डेंसिटी वेरी करे, ठीक है, interface obliquely through a interface between one medium and another or through a medium of varying density. मतलब कहने का ये है कि अगर जैसे एक मीडियम हमने ऊपर मान लिया, इस मीडियम को हम जब एयर लेट कर रहे हैं, ठीक है, और जो नीचे मीडियम है तो इसको हमने वाटर लेट कर लिया, ओके। तो एयर ये मीडियम है, एयर हमको पता है बहुत रेयर मीडियम है, और रेयर और डेंसर के बारे में भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो रेयर का मतलब अभी आप ऐसा समझ सकते हो कि बहुत एक हल्का हल्का मीडियम जिसकी डेंसिटी थोड़ी सी लो होती है, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं कि एयर की जो डेंसिटी होती है वो थोड़ी लो होती है। वाटर की डेंसिटी, वाटर थोड़ा सा हैवी होता है, थोड़ा सा क्या मतलब काफ़ी हैवी होता है इन विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो अगर कोई लाइट रे है वो ऑब्लिकली पास हो रही है, ठीक है, ऑब्लिकली पास होने का मतलब ऐसे, और इस तरह से अगर वो पास हो रही है, और इस ये जो मीडियम का इंटरफेस है, इंटरफेस होने का मतलब ये है कि ये इस मीडियम को मतलब एयर को और वाटर को ये सेपरेट कर रहा है, ठीक है, या सबसे अपर लेयर आप कह सकते हो वाटर की, ओके। तो इस मीडियम को जो सेपरेट करने वाला इंटरफेस है उस पर जब कोई रे ऑब्लिकली आकर के पड़ती है, ठीक है, तो वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, बीइंग डिफ्लेक्टेड, ओके। तो अब यहाँ पर क्या होगा इस सिचुएशन में, जो ये रे होगी तो ये रे ऐसे ऐसे आएगी और ऐसे जाने, मतलब ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गई। अगर आप देखें तो इस रे को जाना कैसे था, इस रे को जाना था इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट पाथ में, ऐसे इसको जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ, ये थोड़ी सी अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है। तो इसने एक एंगल फॉर्म किया, किसके साथ में, नॉर्मल के साथ में। ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, इस डॉटेड लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है, इस डॉटेड लाइन को नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल क्या होती है, नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर। ये क्या एंगल फॉर्म कर रही है, ये एंगल फॉर्म कर रही है 90 डिग्री का, किसके साथ में, वाटर की सरफेस के साथ में, ठीक है। तो हम जितनी चाहे उतनी नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, और बेसिकली हम वहां पर ड्रॉ करते हैं जहां पर लाइट रे ऑब्लिकली स्ट्राइक कर रही होती है उसके इंटरफेस पे, ओके। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो लाइट रे थी, ये यहाँ से आई लाइट रे, बेसिकली यहाँ पर इंसिडेंट रे हम इसको बोलेंगे। तो ये जो इंसिडेंट रे थी, तो ये यहाँ से आई, आने के बाद इसने यहाँ पर स्ट्राइक किया, एंड देन इट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ओके। तो यहाँ पर ये क्या हुई, नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो गई, ठीक है, एंड दिस एंगल विल बी आर, ठीक है, इसको हम रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को आई को, और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। अब इसी की तरह से एक फिनोमिना और हो सकता है कि लेट्स से डेंस टू रेयर मीडियम में अगर जा रही हो, ठीक है, एयर एक डेंस मीडियम है, ठीक, वाटर एक, सॉरी एयर एक रेयर मीडियम है एंड वाटर इज अ डेंसर मीडियम देन एयर, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करें कि अगर ऊपर हम कोई मीडियम ले, लेट्स से ग्लास ले लेते हैं, ठीक है, ऊपर अगर हम मीडियम ले लेते हैं ग्लास और नीचे ले लेते हैं वाटर, ठीक है। तो देखो हमको ये पता है कि जो ग्लास होता है और ये जो वाटर होता है, तो ग्लास ज़्यादा डेंसर है, ज़्यादा डेंसर देन वाटर। तो इस केस में क्या होगा, अभी यहाँ पर क्या होगा, रे ऑब्लिकली आएगी, अपने पास से डिफ्लेक्ट भी होगी बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज, ओके। तो रे आई, ठीक है, उसको जाना कैसे है, उसका जो पाथ है उसका पाथ है ऐसे, मतलब यहाँ से बिल्कुल ऐसे उसको जाना चाहिए अपने स्ट्रेट पाथ में, ठीक है। लेकिन जाएगी कैसे, वो अब डिफ्लेक्ट हुई है, या बेंड कह सकते हैं, बेंड हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे, ठीक है। तो अब ये जो आर जो एंगल बन रहा है ये पहले से वाइड एंगल बन रहा है, पहले से बड़ा एंगल बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो आई बन रहा है वो आई कैसा है, आई इज अ स्मॉलर एंगल देन आर। यहाँ पर देख सकते हैं कि दो तरह के रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, ठीक है। ये रिफ्रैक्शन में ही एक तरह से एक बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रहा है, एक बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है ये भी आगे देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन इज अ फैक्ट और अ फिनोमिना ऑफ लाइट, रेडियो वेव्स एटसेट्रा बीइंग डिफ्लेक्टेड इन पासिंग ऑब्लिकली। तो अगर कहीं भी लाइट ऑब्लिकली स्ट्राइक कर रही है किसी इंटरफेस पे,
ठीक है। उस इंटरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद अगर वो बेंड हो जा रही है अपने मतलब जो इनिशियल पाथ है उससे डिफ्लेक्ट हो जा रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल और एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ओके। अब आगे देखते हैं ऑप्टिकल मीडियम के बारे में। तो ऑप्टिकल मीडियम्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल मीडियम्स होते हैं अ मीडियम थ्रू विच लाइट कैन पास इज कॉल्ड एन ऑप्टिकल मीडियम, लाइक वाटर एट्सेट्रा। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा मीडियम है, लेट्स से कुछ भी हम बना सकते हैं यहाँ पर, कि जैसे कोई मीडियम है, मान लो यहाँ पर वाटर है, इसमें हम अगर वाटर हमारा भरा हुआ है, ठीक है, तो इसमें लाइट पास हो सकती है। ठीक है, इससे हमारी जो लाइट रे है वो पास हो जाएगी। ठीक है। बेसिकली किसी भी जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है तो उससे लाइट हमारी पास थ्रू हो जाती है, तो कोई भी जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तो उसको हम ऑप्टिकल मीडियम कह सकते हैं। ठीक। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कॉज क्या होते हैं? ठीक है। व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? इट्स बिकॉज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब होता क्या है कि जो लाइट होती है, ठीक है, जब वो एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में मूव ऑन हो रही होती है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में उसकी जो स्पीड होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक। तो स्पीड रिड्यूस होने की वजह से ये रिफ्रैक्शन का फिनोमिना हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है। जो ऑप्टिकल मीडियम होते हैं, तो जैसे यहाँ पर हमने बताया था कि दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है ऑप्टिकल रियर मीडियम। ठीक है, ऑप्टिकल रियर मीडियम, ऑप्टिकल रियर मीडियम। और जो सेकंड वन होता है, जो सेकंड वन होता है वो होता है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। ठीक है। तो फर्स्ट होता है ऑप्टिकल रेयर मीडियम और सेकंड होता है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। तो जो केस ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो स्पीड जो होती है लाइट की, तो जो ऑप्टिकल रेयर मीडियम होता है तो उसमें इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। अगर कोई डेंसर मीडियम है तो वहाँ पर स्पीड इसकी लाइट की लो हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई लाइट है ओके, तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, लाइट की फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है। अगर लाइट है उसकी फ्रिक्वेंसी अगर हम न्यू से नोट कर दें, ठीक है, फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी डज नॉट चेंज। फ्रिक्वेंसी डज नॉट चेंज। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी जो होती है वो चेंज नहीं होती है लाइट की। तो चेंज क्या होता है? उसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड उसकी वेवलेंथ, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ उसकी लाइट की चेंज हो जाती है। ठीक है, वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है और उसकी वेवलेंथ चेंज होती है, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो लाइट की जो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है तो वो होता है उसकी चेंज इन स्पीड से। जब लाइट किसी वन मीडियम टू अनदर मीडियम जब जा रही होती है तब उसमें जो चेंज होता है वो उसका उसी की वजह से रिफ्रैक्शन होता है। ओके। ओके, नाउ लेट्स laws of refraction. Okay, so there are two laws. First law, the incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, नॉर्मल से पहले मुझे दो मीडियम अलग अलग दिखाने पड़ेंगे, तो उसके लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और ये जैसा कि नॉर्मल ड्रॉ करनी थी हमको, तो नॉर्मल हम ड्रॉ कर देते हैं एक रफली, और यहीं पर हाँ, ठीक।
तो यहाँ पर द इंसिडेंट रे, सबसे पहले द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है? जो लाइट रे ऑब्लिकली आ रही होती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, इसके बाद में द रिफ्रैक्टेड रे, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम रिफ्रैक्टेड रे। तो इस पॉइंट से जब ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, तो ये जो बनेगी ये बन जाएगी रिफ्रैक्टेड रे। ये जो रे है ये है रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे एंड इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, एंड द नॉर्मल, नॉर्मल क्या बताया था? नॉर्मल मैंने आपको बताया था, ये जो इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उसी को हम नॉर्मल बोलते हैं। और ये नॉर्मल है कहाँ पर? नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर ये होता है, ये जो पॉइंट है हमारा ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये वाला पॉइंट। ठीक है, पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अगर ये जो रेक्टेंगुलर शेप मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, ये जो रेक्टेंगुलर शेप मैंने ड्रॉ की है, अगर आप इसको ऐसे एज्यूम करें कि यहाँ से, और ये, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है मैथ में, ठीक है, तो ये होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस, और ये जो प्लेन होता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन कहते हैं इसको। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन में अब आप अगर देखें तो ये रेक्टेंगल में, अगर ये रेक्टेंगल जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो ये एक्स वाई प्लेन पर है। और एक्स वाई प्लेन पर मतलब सेम प्लेन पर है। देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है? एक ही सेम प्लेन पर है। ठीक है, तो यही लॉ होता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है डेफिनेशन लिखते समय, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन द सेम प्लेन। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइन द सेम प्लेन, और वो प्लेन कौन सा है? जैसे अगर इसको एक्स एज्यूम कर लें, इसको वाई एक्सेस एज्यूम कर लें, देन इट विल बिकम एक्स वाई प्लेन। ओके, तो नो डाउट है। अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सेकंड लॉ रिफ्रैक्शन ये है, सेकंड लॉ रिफ्रैक्शन क्या है? सॉरी, हाँ, द रेशियो ऑफ साइन, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस with the sine of angle of refraction is a constant for a given pair of media and for a given wavelength, wavelength light, wavelength of light आएगा यहाँ पर, सॉरी, तो wavelength of light, ओके, लिख दे रहा हूँ, wavelength of light। ओके, तो रेशो, हमें रेशो फाइंड करना है किस किस का? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जल्दी से मैं यहाँ पर एक रफ फिगर बना दे रहा हूँ छोटा सा। ठीक है, जैसे ये रे यहाँ पर आई, इस तरह से मूव ऑन हो गई, तो ये जो एंगल हमारा फॉर्म होता था आई। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो फॉर्म होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। The ratio of sine of angle of incidence with the sine of angle of refraction is a constant for a given pair of media
एंड फॉर अ गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ये जो लॉ हमारा है, इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। अच्छा, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हम, सबसे पहले मैं एक रफ डायग्राम यहाँ पर फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक, यहाँ पर ये नॉर्मल है, ठीक है। एक इंसिडेंट रे हमारी आई यहाँ पर, ठीक है, रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है, एंड दिस एंगल विल बी आई एंड इट विल बी आर। ओके, तो आई एंगल जो होता है, आई को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम बोलते हैं आई। और इसको हम पहचानते कैसे हैं? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म होता है वो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में फॉर्म होता है। तो ये एंगल पहचानने के लिए आपको बस यहाँ देखना है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम गोज फॉर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस किस के बीच में फॉर्म हो रहा है? ये भी फॉर्म हो रहा है रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में, ठीक है। तो रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल ये फॉर्म हो रहा है, इसको हम कह रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमको रेशियो फाइंड करना है। रेशियो किस किस का फाइंड करना है? मतलब साइन आई ओवर साइन आर, ठीक है। तो साइन आई ओवर साइन आर इज ए कांस्टेंट। तो इसी जो रेशियो होता है, इसी रेशियो को हम कह देते हैं कांस्टेंट, ठीक। और इसी कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, अ, कई बार म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और हम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यही जो कांस्टेंट होता है, इसी को हम एक नाम दे देते हैं। इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो इसका जो नाम हो जाता है कांस्टेंट का, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से समझेंगे इसको। तो साइन आई ओवर साइन आर, उसको हमने कहा कांस्टेंट, उसको रिप्रेजेंट किया म्यू से या समटाइम्स एन से, ठीक है। एंड जो इसको हम नेम देते हैं, तो वो है होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका? ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? अगर हम इसको फर्स्ट मीडियम ले लें, लेट्स से एयर एंड वाटर, ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है ऑप्टिक्स में। खैर, तो एयर है और यहाँ पर ये वाटर है, ठीक है। तो एयर से वाटर में जा रहा है ना, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट मीडियम है। ये वाला जो मीडियम है हमारा, ये वाला मीडियम है हमारा फर्स्ट मीडियम। और ये वाला जो मीडियम है हमारा, तो ये है सेकंड मीडियम, ठीक है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर फॉर्म होगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका? सेकंड मीडियम का, ठीक है। किसका किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर लिखा हुआ है 1 and 2, तो इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to with respect to first मीडियम। तो यहाँ पर इस केस में, क्योंकि सेकंड मीडियम हमने लिया था वाटर, ठीक है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये किसका है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का। और इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, जैसे इसको हम लिख सकते हैं ANW, ठीक है। ANW का सेम मतलब हो यहाँ पर होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। ए एंड डब्ल्यू का मतलब क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अभी हाँ, यहाँ पर ये जो टर्म है जो मैंने लिखा है, क्योंकि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने विद रिस्पेक्ट टू एयर बताया है। तो जब भी कोई किसी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम विद रिस्पेक्ट टू एयर या विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम अगर बताते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एक नोट है,
ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है वी डिफाइन इफ वी डिफाइन refractive index of any medium with mm, sorry, just a bit, with respect to air or vacuum. So if we define refractive index of any medium with respect to air or vacuum, ठीक है, इट विल बी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एयर के और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में अगर हम दिखाते हैं या डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बताया है, ये वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। और ये कई बार बुक्स में दिया भी होता है। फॉर एग्जांपल जो डायमंड होता है, डायमंड जो होता है, ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अराउंड 2.42 होता है और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, जो कि हम एयर की रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 जो कि एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये आपको किसी भी बुक में टेबल बनी हुई मिल जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो हाँ, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे से, ठीक है। अगर नहीं आया है देन यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। ओके, तो अब आगे मूव ऑन करते हैं। तो अभी तक हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, ठीक है, स्नेल्स लॉ के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी चीज़ें मैं और मतलब बताना चाहूँगा, ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ जिस टर्म्स में हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली, तो साइन आई अपॉन साइन आर तो आप ये पढ़ ही चुके हैं एक, ठीक है। इसके बाद में एक फार्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, अगर हम म्यू से डिनोट कर दें 1 म्यू 2, ठीक है, तो इसका एक फार्मूला बनता है V1/V2। V1/V2 ये कब किस सिचुएशन में ये फार्मूला फॉर्म होगा? लेट्स से इसी फिगर में देखते हैं, लेट्स से यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि एयर है, वाटर है, ठीक है। तो एयर में जब लाइटें ट्रैवल करके आ रही है, ठीक है, तो एयर में जब ये लाइट ट्रैवल करके आ रही है तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, जो हम जानते हैं कितनी होती है। इसकी वेलोसिटी होती है एयर में लाइट की C = 3 × 10⁻8 मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, तो ये लाइट की स्पीड होती है इन द एयर। ओके, तो और उसके बाद में जब वाटर में ये एंटर कर रही है तो वाटर में भी इसकी स्पीड हुई कुछ कुछ रिड्यूस हो जाएगी, समथिंग अराउंड 2.8 अप्रॉक्सीमेट, मे बी मोर मे बी लेस, आई एम गेसिंग इट। ओके, तो नाउ हम्म तो यहाँ पर उस सिचुएशन में ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि अगर एयर में अगर जो स्पीड है, ठीक है, वो समथिंग कुछ है, ठीक है। फर्स्ट मीडियम की स्पीड यहाँ पर ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं एयर ही हो सकता है कि यहाँ पर कोई अलग से अगर हम कोई मीडियम ले लें वो भी हो सकता है। लेट्स से सपोज दैट जैसे ये है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें वाटर है ऊपर, जैसे मैंने एक एग्जांपल ऊपर लिया था, और यहाँ पर ग्लास है, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो स्पीड होगी एयर की, ठीक है, तो वाटर में जो होगी, ठीक है, तो उसको हम लेट करेंगे V1, ठीक है। और जो ग्लास की जो स्पीड होगी, सॉरी ग्लास की स्पीड नहीं, ग्लास में जो लाइट की स्पीड होगी उसको हम लेट करेंगे V2। ओके, तो V1/V2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला ये भी हो गया आपका, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी इन डिफरेंट मीडियम। ओके, अब इसी में अगर हम एक और फॉर्मूला अगर डराइव करना चाहें तो हमें एक चीज़ पता होती है
कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, या लाइट की वेलोसिटी अगर हम कहना चाहें यहाँ पर, तो वो होती है न्यू इनटू लैम्डा, मींस फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। ठीक है, फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। ओके, तो ये भी एक फार्मूला होता है। अगर इस फार्मूला को हम यूज करें यहाँ पर, तो वी वन इज इक्वल्स टू हो जाएगा न्यू एंड लैम्डा वन। ओके, न्यू लैम्डा वन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि, सॉरी आई हैव टू इरेज इट। हाँ, ठीक है। तो न्यू लैम्डा वन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने शुरुआत में ही वीडियो के बता दिया था कि जो फ्रिक्वेंसी होती है लाइट की वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, बट वेवलेंथ एंड स्पीड उसकी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने न्यू में कोई मतलब डिफरेंट वेरिएबल यूज़ नहीं किया उसके सफिक्स में, एंड लैम्डा पर मैंने वन यूज़ किया है। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, जो न्यू होगा वो सेम होगा लाइट का, बट जो लैम्डा यहाँ पर फॉर्म होगा तो वो डिफरेंट होगा, वेवलेंथ डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इससे इसको कट कर दें, तो जो हमारा फॉर्मूला बन रहा है वन म्यू टू का, तो फॉर्मूला हमारा बन रहा है लैम्डा वन ओवर लैम्डा टू। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास में ये हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लैम्डा के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद में एक चीज़ और यहाँ पर बताई जा सकती है, डिफरेंट मीडिया के लिए। वेट अ बिट। एक कॉन्सेप्ट मैं और यहाँ पर कवर करना चाहूँगा। ठीक है, इसी के लिए ही है। ठीक है, रिफ्रैक्शन से ही रिलेटेड है। अब यहाँ पर आप एक सिचुएशन को थोड़ा समझिएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं दोनों डिफरेंट मीडियम ले लूँ, लेट्स से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं वाटर एंड ग्लास ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर दो डिफरेंट मीडियम लिए, लेकिन इस बार मैंने एयर को नहीं लिया है। ठीक है, यहाँ पर एक मीडियम मैंने ले लिया है वाटर, और एक मीडियम मैंने ले लिया है ग्लास। ठीक है, यहाँ पर मैंने एयर को नहीं लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जो इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया था, अच्छा ग्लास बहुत डेंसर मीडियम है, तो यहाँ पर ये जो लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और वाटर एक रेयर मीडियम है, रेयर देन ग्लास। ओके, तो यहाँ पर इतना फिनोमिना तो क्लियर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो लाइट की स्पीड होगी वो होगी v1, और यहाँ पर लाइट की स्पीड होगी v2। ठीक है, अच्छा अगर हम सिर्फ सिर्फ वाटर के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, सिर्फ वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जरा यहाँ पर देखिए, मैं एक और फिगर बना रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ले लिया नीचे वाटर है, ठीक है, और ऊपर मैंने ले लिया है एयर को। ठीक, तो एयर की रिस्पेक्ट में यहाँ से आएगा, वाटर की तरफ ऐसे बेंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एयर में जो लाइट की स्पीड रहती है वो रहती है सी, ये हम सबको पता है, और वाटर की स्पीड, वाटर में जो लाइट की स्पीड है वो हमने लेट करी है v1। ओके, तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का निकल के आ रहा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो वो कितना निकल के आ रहा है, ए म्यू एंड डब्लू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसी को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। तो वो स्पीड के टर्म्स में क्या निकल के आएगा, सी अपॉन v1। इसी से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हम v1 की वैल्यू गेट कर सकते हैं। v1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा c ओवर a म्यू एंड w। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर हम एक सिचुएशन और क्रिएट कर दें, यहाँ पर, यहाँ से लाइट रे हमारी आई, यहाँ से बेंड हो गई, यहाँ पर मीडियम हमने लिया है ग्लास। ओके, और यहाँ पर एयर है, तो एयर में लाइट की स्पीड c, वही पुराना फिनोमिना। ठीक है, यहाँ पर ये i हो गया, ये r हो गया, और ग्लास वाले मीडियम में इसकी स्पीड कितनी हमने लेट की थी, v2 इनिशियली, यहीं पर यहाँ पर लेट कर रखी थी v2 ग्लास की। ओके, तो ग्लास में जो लाइट की स्पीड है v2 है। तो अगर इसी तरह से हम इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करें तो हमको क्या गेट होगा, हमको गेट होगा v2 इज इक्वल्स टू c ओवर a म्यू एंड g।
ए म्यू जी का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और ये इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, और इसी इक्वेशन में अब यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, कैसे हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो यहाँ से हमें पता है कि अगर दो डिफरेंट मीडिया होते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो निकल करके आएगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, तो उसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं डब्ल्यू म्यू एंड जी। ओके, तो डब्ल्यू म्यू जी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी V1/V2। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अगर हम वैल्यू पुट करें तो V1 की वैल्यू हो जाएगी C अपॉन ए ए म्यू डब्ल्यू। ओके, और जब हम V2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी एंड इट विल बिकम ए म्यू जी ओवर सी। ठीक, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको जो इसका फॉर्मूला मिल रहा है वो फॉर्मूला क्या मिल रहा है, ए म्यू जी ओवर ए म्यू डब्ल्यू, और ये है किसके इक्वल था, डब्ल्यू म्यू जी के इक्वल। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ से फॉर्म हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था तो मैंने सोचा यहीं पर बता दूं, हालांकि ये वीडियो बनाते समय नहीं सोचा था। खैर, तो डब्ल्यू म्यू जी। ओके, तो डब्ल्यू म्यू जी को हम कैसे बता सकते हैं, जैसे ए म्यू जी, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ओवर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो फार्मूला है तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर इसको मैं जनरलाइज करना चाहूँ फार्मूला को तो मैं यहाँ पर जनरलाइज कर देता हूँ इसको, ठीक है, किसी भी मीडियम के लिए। अगर हम लेते हैं 1 म्यू एंड 2, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड ओवर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर नहीं आया है देन यू नो क्या करना है। खैर, तो अब आगे बढ़ते हैं। हम्म, अब हमें देखना है कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन। ठीक है, किन कंडीशन में रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहली जो कंडीशन है हम देखेंगे, तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है इफ आई इज इक्वल्स टू जीरो। इफ आई इज इक्वल्स टू जीरो, ओके, दिस implies that r is equals to 0। ठीक है, and this implies that no refraction। ठीक, तो if I is equals to 0 and this implies that r is equals to 0 and this implies that no refraction। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, लेट्स से अगर मान लीजिए कोई सरफेस है, यहाँ पर हम एक सरफेस सेलेक्ट कर ले रहे हैं, सपोज दैट इसमें वाटर भरा हुआ है। ठीक है, ठीक, अब हमने रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि व्हेन लाइट रे एंटर्स ऑब्लिकली और स्ट्राइक ऑब्लिकली। ठीक है, लेकिन अगर आई इज इक्वल्स टू जीरो है, और आई क्या होता था, आई होता था एंगल किस किस के बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। तो अगर हम इसका एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, यहाँ पर अगर हम इसका एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से ये जो लाइट रे ऑब्लिकली आ रही थी, अब ऑब्लिकली नहीं आ रही है, मतलब ये जो एंगल है ये आई फॉर्म हो ही नहीं रहा है। आई कितना हो रहा है, आई हो रहा है जीरो। ठीक है, आई अगर जीरो होगा इट मीन्स जो लाइट रे है तो वो ऑब्लिकली ना आकर के परपेंडिकुलरली आ रही है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आई 90 डिग्री नहीं है, ठीक है, आई हो रहा है यहाँ पर जीरो, आई यहाँ पर हो रहा है जीरो। ठीक है, तो जब इस तरह से जब रे मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंटर करेगी, देन इट विल गोज विदाउट एनी रिफ्रैक्शन स्ट्रेट। ओके, तो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्रैक्शन होना ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल से ये एंगल कितना बना रही है, जीरो, और अगर आई अगर जीरो है तो आर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी जब रिफ्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड
कंडीशन देख लेते हैं। इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ टू मीडिया आर सेम। अब यहाँ पर ऐसे समझने वाली बात है कि अगर दो डिफरेंट मीडिया हैं, ठीक है, दो मीडियम्स हैं और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल सेम है, तो उनमें लाइट की स्पीड भी चेंज नहीं होगी, उनकी वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगी, और अगर लाइट की स्पीड भी चेंज नहीं हो रही है, वेवलेंथ भी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज रिफ्रैक्शन की कंडीशन ही होती है कि ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए अलग अलग मीडिया की। ओके, तो अगर हमारे पास में एक मीडियम यहाँ पर है ऐसे और एक मीडियम हमारे पास में ऐसे है और इन दोनों की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो सेम है, तो लाइट जैसे आएगी वैसे ही निकलती चली जाएगी, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस अगर सेम है, ठीक है, देन नो रिफ्रैक्शन। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट, refractive index depends upon nature of the material of medium and on the wavelength और कलर ऑफ लाइट, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। ये तो आप देख ही चुके हैं कि नेचर ऑफ मटेरियल, जैसे अगर कोई जिसकी डेंसिटी हाई है, ठीक है, कोई ग्लास का बना है, कोई प्लास्टिक है, या कोई मतलब रेयरर मीडियम है, ठीक है, तो उस पर तो जाहिर सी बात है कि मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा। अब इसके बाद में वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। वेवलेंथ पे डिपेंड क्यों करता है? क्योंकि देखिए वेवलेंथ जो होती है वो चेंज होती है, मैंने बताया था, जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, तो वो चेंज हो जाती है, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ठीक। तो अगर वेवलेंथ चेंज होगी तो उस पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा, ठीक है। कलर पे भी डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है अभी देखेंगे। और ऑफ लाइट, नाउ सबसे पहले आपने एक सीक्वेंस पढ़ा होगा, ठीक है, सीक्वेंस क्या पढ़ा होगा? ये वाला VIBGYOR, विबग्योर के बारे में पढ़ा है? ठीक है, नहीं पढ़ा या पढ़ा भी है तो देख लो, ठीक है। तो विबग्योर, विबग्योर क्या होता है? वी से होता है वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड, ठीक है। तो इन सभी से ये 7 कलर्स को डिनोट करते हैं, ठीक है, ये 7 कलर्स को डिनोट करते हैं, ठीक। और ये जो ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर होता है इनका इंक्रीजिंग वेवलेंथ का। किसका ऑर्डर होता है? इंक्रीजिंग वेवलेंथ का, ठीक है। मतलब कि इस ऑर्डर से इस ऑर्डर में क्या होता है? वेवलेंथ इंक्रीज होती है। अब अगर हम देखें, हमने भी एक फॉर्मूला पढ़ा था, C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। न्यू लैम्डा का मतलब जो C है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट है या स्पीड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। दिस इंप्लाइज दैट C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसका मतलब यह है कि जिसका लैम्डा है, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, तो उसकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये ऑर्डर मैंने बताया इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इस दिस इंप्लाइज दैट कि मतलब जो स्पीड भी मतलब सबकी बढ़ती जा रही है अगर वेवलेंथ बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने भी देखा रिलेशन का कि जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लैम्डा के, मतलब वेवलेंथ के। तो जिस तरह से जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगी सबसे ज़्यादा, उसी की स्पीड भी सबसे ज़्यादा होगी। तो दिस इम्प्लाइज दैट जो रेड कलर जो होता है, आर आर जो रेड कलर होता है, तो उसकी वेवलेंथ भी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है, उसकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा होगी। और अगर स्पीड सबसे ज़्यादा होगी तो इन कंपेयर ऑफ अदर लाइट रेज, ठीक है, वॉयलेट हो चाहे इंडिगो हो चाहे ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज कोई भी हो, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो स्पीड रहेगी वो आर की रहेगी, तो ये सबसे कम बैंड होगी। ओके, अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा फिगर बना के एक्सप्लेन करें, ठीक है, अगर यहाँ से रेड लाइट जो आ रही है, ठीक है, अगर रेड लाइट ऐसे इंसिडेंट होगी तो वो कंपेरेटिवली कम बैंड होगी, ठीक है, अदर लाइट के लिए। जैसे अगर हम वी की बात करें, वॉयलेट लाइट की अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो जो वॉयलेट लाइट होगी वो यहाँ से आएगी, ऐसे आएगी, और वो बहुत ज़्यादा बैंड होगी। स्ट्रेट क्यों जा रहे हो भैया? हाँ, ऐसे, ठीक है। तो ये जो होगी बहुत ज़्यादा बेंड होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेंड होगी, ठीक। और ये जो है रेड लाइट, तो ये थोड़ी सी मतलब बहुत कम बेंड होगी। क्यों? क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है और इसकी स्पीड भी ज़्यादा है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड जितने टर्म्स थे तो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। और अगर आपको किसी
सेक्शन में, वीडियो के किसी पार्ट में अगर कोई डाउट हो या ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑप्टिक्स के और वीडियोस, सॉरी, और टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।